हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे हम सेक्शन डी यूनिट फर्स्ट का। ठीक, सेकंड जो सेक्शन आपके इसमें 5 सेक्शन है पूरे, ए बी सी डी ई। तो जो हमारा सी तक है वो कंप्लीट हो गया था। सी वाला जो था हमारा हैंडीकैप्ड वाला था। आज हम शुरू करेंगे टाइप ऑफ ड्रग, जो कि आपका सेक्शन डी का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, टाइप ऑफ ड्रग। तो देखिए, टाइप ऑफ ड्रग मतलब आपके जो दवाइयाँ होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कौन कौन से डिफरेंट सिस्टम होते हैं मेडिसिन के, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एलोपैथिक एंड आयुष। सबसे पहले हम एलोपैथी के बारे में बात करेंगे। एलोपैथी को हिंदी में आयुर्विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आयुर्विज्ञान। तो देखिए, इसके अंदर यह अंग्रेजी दवाइयों पर आधारित चिकित्सा है। इसका प्रभाव जल्दी होता है, शीघ्र उपचार, तीव्र निदान, प्रतिरक्षण, उन्नत सर्जरी तथा अनुसंधानों के कारण एलोपैथी विश्व भर में लोकप्रिय है। वर्तमान में हमारे देश में स्वास्थ्य का अधिकतम बजट एवं संसाधन इसी पद्धति के लिए आवंटित किया जाता है। देश की प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए यह पद्धति ही मुख्य आधारित तंत्र है, जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, आयुर्विज्ञान। तो जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, जो हम हॉस्पिटल से आजकल टैबलेट्स फॉर्म में दवाइयाँ लेकर आते हैं, ये सब आपके एलोपैथी में आती हैं। जितनी भी आप मेडिसिन लेते हैं, जहाँ मेडिकल से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, ये सारी आपकी जो है वो एलोपैथी में आती हैं। और ये एकदम से अपना असर दिखाती हैं। इन्हें अपना असर दिखाने के लिए टाइम नहीं लगता, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये उतनी ही तेज़ी से आपको नुकसान भी पहुँचाती हैं। जितनी तेज़ी से ये फ़ायदा करेंगी, उतनी ही तेज़ी से ये नुकसान भी करेंगी। अगर आपकी किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है, किसी भी प्रकार की चोट लगी है, कोई भी घाव हुआ है, तो ये उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने में सक्षम है। लेकिन ये उतना ही इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। लेकिन इसका जो असर है वो जल्दी हो जाता है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको हम एलोपैथी कहते हैं। अब बात करेंगे आयुष की। देखिए, दूसरा जो पद्धति है आपकी वो है आयुष। तो आयुष में 5 चिकित्सा प्रणाली शामिल होती हैं। भारत में वर्तमान में इस पद्धति को भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। भारत में एक ही छत के नीचे एलोपैथी तथा आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, आयुष जो है वो आपका एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, ये भी एक प्रणाली है, ये भी एक इलाज करने का तरीका है। इसमें जो है आपको अलग तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं, और ये भी आजकल भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। और ये आपको हॉस्पिटल में भी देखने को मिलेंगी। हॉस्पिटल में भी इसका इलाज एक ही छत के नीचे आपको जो है वो एलोपैथी भी मिल जाएगी और आयुष वाली मेडिसिन भी मिल जाती हैं। लेकिन ये जो होता है, आयुष वाली मेडिसिन जो होती हैं, ये अपना असर धीरे धीरे करती हैं, इसलिए लोग इसको कम पसंद करते हैं, क्योंकि ये तुरंत जो है वो मनुष्य को आराम नहीं कर पाती हैं। इसके बाद देखिए आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की बात करेंगे तो यह हमारे देश में प्राचीन काल से प्रचलित पद्धति है। इसमें रोगी को पूर्ण उपचार किया जाता है। आयुर्वेद जो है वो सबसे पुरानी पद्धति है हमारे देश की। यह कम खर्चीली है, प्रभावी है, दुष्प्रभावों से रहित उपचार है। मतलब इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। किसका? आपका आयुर्वेद का। ठीक है, आयुर्वेद का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसकी कोई भी नुकसान आपकी बॉडी को नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा पुरानी यूज़ की जाने वाली पद्धति है। पुराने टाइम से लोग इसको भारत में यूज़ करते हैं और आज भी यह कारगर है, लेकिन इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन ये धीरे धीरे अपना असर करती है, इसलिए इसको भी अगर ज़्यादा किसी की तबीयत ख़राब है तो इसको वो सेकंड ऑप्शन में रखते हैं, पहले ऑप्शन में वो एलोपैथी ही रखते हैं। अब देखिए योगा या नेचुरोपैथी, ये भी एक पद्धति है। तो योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य रहने के लिए सबसे श्रेष्ठ पद्धति है। ठीक है, प्राकृतिक तरीके से, मतलब इसका जो इलाज होता है ना वो नेचर के तरीके से होता है, इसलिए इसको नेचुरोपैथी भी कहते हैं। नेचर मतलब प्राकृतिक, जो आपकी जड़ी बूटियां हैं, आपको योगा करना है, फ्रेश एयर लेनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, इसको हम योगा कहते हैं। और ये प्राकृतिक तरीके से किया जाने वाला इलाज है। ये धीरे धीरे असर करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक कर देता है। और इसका जो अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसको आखिर तक हमें अपनाना पड़ता है। इसको हम योगा और नेचुरोपैथी के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे यूनानी। ठीक है, यूनानी भी एक पद्धति है इंडिया में। यूनानी चिकित्सा पद्धति की उत्पत्ति यूनानी एवं अरब देशों से हुई है। यह अरब देशों से हुई है। इसमें जड़ी बूटी, खनिज एवं पशु उत्पादक को शुद्ध करके उपयोगों में लिया जाता है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। देखिए, यूनानी में क्या होता है कि आपकी जो जड़ी बूटियां हैं, उनको जो पशु हैं उनके कुछ तत्व लेते हैं, खनिज
पदार्थ हैं उनके कुछ तत्व लेते हैं और उनसे आपकी बॉडी का इलाज किया जाता है। इसके भी 0 साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है। यह भी आपको ठीक कर देता है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। यह धीरे धीरे ठीक करता है, एकदम से ठीक नहीं कर पाता है, इसलिए इसको लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में नहीं लेते हैं, एलोपैथी ही ज़्यादा दिक्कत में लेते हैं। अब देखिए सिद्धा, उसके बाद है आपकी सिद्धा। तो जब सिद्धा की बात करेंगे तो ये भारत की प्राचीनतम प्रणाली है। यह महर्षि अगस्त्य के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसे अगस्त्य प्रणाली भी कहते हैं। सिद्धा जो है वो प्राचीन प्रणाली है। ये जो महर्षि अगस्त्य थे उन्होंने इसको प्रचलित किया था, इसलिए जो है ये उनके नाम से जानी जाती है। देखिए इसके बाद देखिए सिद्धा है। सिद्धा में क्या करते हैं लोग, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को ठीक करते हैं, अपने आप को सही करते हैं। इसके बाद देखिए होम्योपैथी की जब हम बात करेंगे तो इसका जन्म सैमुअल हैनमैन को माना जाता है, ठीक है। सैमुअल हैनमैन एक वैज्ञानिक थे, उनको इसका जनक माना जाता है। होम्योपैथी हेल्थ हेतु एक सुरक्षित चिकित्सा विज्ञान है, ठीक है। इसका भी असर बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन ये इसका जो इलाज है वो लंबा सालों तक चलता है, इसलिए लोग इसको कम पसंद करते हैं। लेकिन इसको खाना बहुत आसान है, इसको लेना बहुत आसान है, बच्चे भी इसको खाने में परेशान नहीं करते हैं, इसलिए इसको जो है वो एक आसान और कोई भी साइड इफ़ेक्ट फ्री पद्धति के रूप में देखा जाता है। इसके बाद देखिए फार्मेकोलॉजी, ठीक है। फार्मेकोलॉजी एक पद्धति है। तो औषधि के उद्गम एवं उसकी प्राकृतिक, उसके रसायन विज्ञान गुण तथा शरीर पर उसकी क्रियाओं एवं उपयोग का अध्ययन फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। देखिए औषधि का उद्गमन मतलब उसकी उत्पत्ति, और उसके प्राकृतिक रसायन विज्ञान कि प्राकृतिक तरीके से कैसे तैयार की जाती है, उसके गुण, ठीक है, शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और उस प्रभाव का अगर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा तो उसका क्या इलाज किया जा सकता है, इन सब का अध्ययन फार्मेकोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद देखिए मेडिसिन और ड्रग्स, ठीक। तो रोगों को निदान, स्वास्थ्य की उन्नति, प्रमोट, रोगों से बचाव, रोगों के प्रभावों को कम करने हेतु, रोगों से मुक्ति एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने की कला एवं विज्ञान मेडिसिन या ड्रग कहलाती है। तो मेडिसिन और ड्रग किससे कहते हैं? देखिए मेडिसिन और ड्रग दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों दवाइयाँ ही हैं। तो उसको क्यों कहते हैं? देखिए रोगों के निदान के लिए, मतलब आपको कोई बीमारी है तो उसके इलाज के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए आप जो है मेडिसिन और ड्रग का उपयोग करते हैं। यह क्या करती है? रोगों से बचाती है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, सूजन हो रही है, आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको छुटकारा दिलाती है क्या? दवाइयाँ। इसको हिंदी में मेडिसिन बोल देंगे, हिंदी में दवाइयाँ बोल देंगे, इंग्लिश में मेडिसिन बोल देंगे, और मेडिकल लाइन में ड्रग बोल देते हैं। ये सब एक ही चीज़ है। तो इसका निदान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य को जल्दी प्रमोट कर देती है, जल्दी से सही कर देती है। देखो पर्पज़ क्या है मेडिसिन लेने का? ठीक, पर्पज़ मतलब उद्देश्य क्या है? मेडिसिन क्यों लेते हैं मेडिसिन? तो रोगों से मुक्ति हेतु लेते हैं, भाई रोग हमारा खत्म हो जाए उसलिए हम मेडिसिन लेते हैं। रोगों के निदान हेतु लेते हैं, स्वास्थ्य की उन्नति हेतु लेते हैं, रोगों से बचाव हेतु लेते हैं, रोगों के प्रभावों को कम करने के लिए लेते हैं। तो ये कुछ मेन पर्पज़ है। भाई आपको कोई बीमारी हो रही है, बीमारी सही हो जाए इसलिए लेंगे, आपको वो दर्द हो रहा है, दर्द कम हो जाए इसलिए लेंगे, आप अच्छा महसूस करें इसलिए लेंगे, और आपके रोग, अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका असर कम हो जाए इसके लिए आप ये मेडिसिन लेते हैं, और ये इसके पर्पज़ हैं। इसके बाद देखिए नेम ऑफ द मेडिसिन और ड्रग्स कौन कौन से नेम से आती है? तो केमिकल मेडिसिन नेम आते हैं। केमिकल नेम वह हैं जिसमें केमिस्ट परिचित रहते हैं तथा जो उस औषधि के अवयवों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, केमिकल नेम मतलब उसमें केमिकल होता है लेकिन आपको नहीं पता होता, लेकिन केमिस्ट वालों को उसके बारे में पता होता है, और वो उसके अवयवों को भी प्रदर्शित करते हैं, वो उसके ऊपर उसके साइड इफेक्ट भी लिखे होते हैं। अब देखिए ट्रेड नेम क्या होता है? ठीक है, ट्रेड नेम क्या होगा? तो ट्रेड नेम मेडिसिन के उसके निर्माता द्वारा दिए गए नाम को कहते हैं। तो ट्रेड नेम किसे कहते हैं? जैसे कोई कंपनी कोई ड्रग बना रही है तो वो कंपनी जो अपना नाम रखेगी वो उसका ट्रेड नेम कहलाएगा, उसको ट्रेड नेम कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसका वर्गीकरण क्या है? ड्रग मेडिसिन का वर्गीकरण की बात करेंगे तो एनाल्जेसिक्स ड्रग्स होते हैं। एनाल्जेसिक्स ड्रग्स जो होते हैं वो पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल, इनको एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं कौन सी? जो पीड़ा से मुक्ति दिलाती हैं। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो उससे आपको छुटकारा दिलाने के लिए एनाल्जेसिक्स दवाइयों का उपयोग होता है। अब देखिए एंथेलमेंटिक्स एंड बर्मी
फ्यूगस ड्रग्स, ठीक है, एंथेल्मेटिक्स एंड वर्मीफ्यूगस ड्रग जो होते हैं आपके कृमियों का विनाश करने के लिए होते हैं, शरीर से बाहर निकालने वाली दवाइयाँ होती हैं जैसे मेवंडाजोल, एल्बेंडाजोल, ठीक है। एंथेल्मेटिक्स होती हैं ये, तो ये किस लिए होती हैं, ये आपके बॉडी में अगर कोई कीड़े हो गए हैं, उन कीड़ों को, आपके इंटेस्टाइन में कोई कीड़े हो गए हैं तो इंटेस्टाइन के कीड़ों को बाहर निकालने के लिए या आपकी एलर्जी को सही करने के लिए दवाइयों का यूज होता है। और इसके जो आपके एग्जाम्पल हैं वो मेवेंडाजोल और एल्बेंडाजोल हैं। इसके बाद देखिए एंटीपायरेटिक जो होती हैं वो बुखार को ठीक करने के लिए होती हैं। एंटीपायरेटिक ज्वर से मुक्ति दिलाने वाली औषधियाँ एवं ज्वर को कम करने वाली दवाइयाँ हैं जैसे पीसीएम को पैरासीटामोल बोलते हैं, तो इनको एंटीपायरेटिक ड्रग कहते हैं। एनेस्थेटिक ड्रग जो होती हैं वो आपको सेंसरी सेंसेशन को मुक्त करती हैं जैसे जाइलोकेन और हेलोकेन, ठीक है। ये क्या करेंगी, आपको कहीं दर्द हो रहा है या आपका कहीं सीजर होना है तो उस जगह को सुन्न कर देंगी, उस जगह को सिंथेसिस कर देंगी, उस जगह की फीलिंग आपको फील नहीं होगी, उनको एनेस्थेटिक ड्रग्स कहते हैं, जो आपके किसी भी एरिया में लगाने से उस जगह की फीलिंग को, सेंसेशन को ख़त्म कर देते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो जाइलोकेन और हेलोकेन है। इसके बाद देखिए एंटीडोट ड्रग्स। एंटीडोट क्या होता है, विष के प्रभावों को नष्ट करने के पदार्थ वाले जो पदार्थ होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो यूज होती हैं उनको एंटीडोट कहते हैं, जैसे चारकोल हो गया, है ना, एमिकासीन हो गया, डेक्सामेथाजोन हो गया, ये क्या है आपके एंटीडोट्स हैं। आपके एविल हो गया, है ना, एविल हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब क्या है, एंटीडोट है। तो एंटीडोट बेसिकली किसे कहते हैं, अगर आपने कोई मेडिसिन ली है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी खा ली है जो आपकी बॉडी को रिएक्ट कर गई है, रिएक्शन कर गई है, आपको उस मेडिसिन खाने से दुष्प्रभाव हो रहे हैं, तो उन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं उनको हम एंटीडोट कहते हैं। एंटीडोट ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, देखिए एंटासिड जो होती है वो एसिडिटी, ठीक है, HCl एसिड से प्रक्रिया कर स्टमक की क्रियाशीलता को घटाती हैं, जैसे कि आपका हो गया AiOH3, ठीक है, इसका जो सिंपल नेम है, एंटासिड बोल सकते हैं हम उसे, एसिलोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रग होती है ये आपकी एंटासिड ड्रग होती हैं जो आपकी एसिडिटी को कम करती हैं। एसिडिटी कहाँ होती है, स्टमक में होती है। स्टमक में क्या होता है आपका HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो बहुत ही ज्वलनशील होता है, जिससे कोई ना कोई चीज़ क्रिया करके आपको गैस जैसी स्थिति पैदा कर देती है। उस स्थिति को ओवरकम करने के लिए एंटासिड ड्रग का यूज़ होता है। अब देखिए एंटीएमेटिक्स ड्रग्स। एंटीएमेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो आपकी वोमिटिंग की सेंसेशन को कम करती हैं। नोजिया जैसा आपका जी मिचला रहा है, आपको उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप एंटीएमेटिक ड्रग का यूज़ करते हैं, जैसे डोमपेरिडोन हो गया, है ना, बोमिकाइंड हो गया, एमसेट हो गया, स्टिमुलाइट हो गया, तो ये सारे क्या है, एंटीएमेटिक ड्रग्स होते हैं। एंटीएमेटिक ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ जो उल्टी उत्पन्न करें, जैसे एमेटाइल इत्यादि जो हैं वो एमेटिक्स ड्रग्स होते हैं, जो उल्टी जैसी उत्पन्न करें, मतलब उल्टी करवाने के लिए जो ड्रग यूज होते हैं वो एमेटिक्स ड्रग्स होती हैं। डायूरेटिक ड्रग की बात करेंगे तो ऐसी दवाइयाँ जो मूत्र प्रवाह में वृद्धि करती हैं, जैसे फ्रूसेमाइड, मैनिटोल, ये क्या होती हैं, ये यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं, ठीक है। अगर किसी को यूरिन कम आ रहा है तो उसको बढ़ा के और आपके बीपी को कम कर देती हैं, उसको डायूरेटिक ड्रग्स कहते हैं। एंटी इन्फेक्टिव ड्रग की बात करेंगे तो ऐसी दवाइयाँ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने तथा उन्हें नष्ट करने वाली औषधियाँ होती हैं, जैसे पेनिसिलिन, ठीक है। एंटी इन्फेक्टिव मतलब इन्फेक्शन को कम करने वाली। अगर आपके अंदर कोई वायरस आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, उससे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन होती है उनको एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका पेनिसिलिन है। इसके बाद देखिए एंटी कोएगुलेंट ड्रग, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट ड्रग कौन सी होती है, तो एंटी कोएगुलेंट की बात करेंगे तो ऐसी दवाइयाँ जो खून में थक्का बनाने को कम करती हैं, जैसे हेपेरिन, ठीक है। अगर आपका खून गाढ़ा हो गया है, उसमें थक्का बन गया है, उसमें गांठें बन गई हैं, तो उसको घोलने के लिए, खून को पतला करने के लिए एंटी कोएगुलेंट ड्रग का यूज होता है, जो कि आपका हेपेरिन नाम से आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग तो सूजन को कम करने के लिए, ठीक है। आपका अगर कहीं स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है कहीं पे, तो उसको कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का यूज होता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है ब्रोफिन, ठीक है। ब्रोफिन जो है आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, सूजन को कम करने के लिए हम ब्रोफिन का यूज करते हैं। अब देखिए एंटी हिस्टामिन ड्रग तो एलर्जी से बचाव करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली दवाइयाँ जो हैं वो एंटी हिस्टामिन कहलाती हैं, जैसे एबिल, ठीक। इसके बाद एंटी कन्वल्जन ड्रग जो झटकों को कम करें, ठीक है। किसी को फीड्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए आप एंटी कन्वल्जन ड्रग का यूज करते हैं। मिर्गी या दौरे के उपचार में उपयोग होने वाली दवाइयाँ जैसे
फिनोबार्बिटोन, ठीक है। फिनोबार्बिटोन जो है वो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग होती है, ठीक है। अगर किसी को झटके आ रहे हैं, किसी को दौरे पड़ रहे हैं, तो उसको वो कम करती है। एंटीबायोटिक्स आपको सबको पता है, बहुत ही कॉमन ड्रग है। जीवाणुरोधी या प्रतिजैविक या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली दवाइयाँ जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक हैं। तो ये क्या होते हैं, कोई भी प्रकार का जीवाणु होता है या वायरस होता है या प्रतिजैविक होता है, उसके असर को कम करती है। इसके बाद देखिए एंटी डायरिया, ठीक है। एंटी डायरेटिक ड्रग जो होती हैं वो डायरिया को कम करती हैं। तो डायरिया के उपचार में प्रयोग होने वाली दवाइयों को एंटी डायरेटिक ड्रग कहते हैं, जैसे कि लोप्रामाइड, ठीक है। लेप्रामाइड जो है वो आपको डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहे हैं, तो उसको कम करेगा। एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग जो होती है वो अंकुचन एवं ऐठन से मुक्ति दिलाती है। अगर आपको ऐसे पेट में मरोड़ वाला दर्द हो रहा है, ऐठन वाला दर्द हो रहा है, उससे जो आपको मुक्ति दिलाएगी वो एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग कहलाती है, जैसे बस्कोपान, ठीक है, बस्कोपान। और अगर लड़कियां पीरियड्स में अगर इस दवाई का यूज़ करती हैं तो मेफिस्टोम, ठीक। ऐसी ड्रग जो होती हैं वो एंटीसोमेटिक ड्रग कहलाती हैं। अब देखिए एंटी टिश्यू ड्रग जो होती हैं वे औषधियाँ जो कफ बनने को रोकती हैं, जैसे कोडीन, फ्लोकिडीन, ठीक है। ये कोडीन, फ्लोकिडीन जो है ये एंटी ट्यूसिसिव ड्रग होती हैं, जो आपके अगर गले में कफ बनता है या आपके लंग्स में कंजेशन होता है तो उसको ओवरकम करती हैं। अब देखिए एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। एंटी फंगल ड्रग कौन सी होती है, तो वे औषधियाँ जो फंगस को नष्ट करती हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल, ग्रीसियोफ्लूविन, ये सब क्या होती है, एंटी फंगल ड्रग, जिससे कि फंगस से जो आपका इन्फेक्शन लगता है उसको ओवरकम करने के लिए एंटी फंगल ड्रग का यूज होता है। अब देखिए एंटी एस्थमेटिक ड्रग है तो अस्थमा से रिलेटेड है। ऐसी औषधि जो अस्थमा को रोकती है, जैसे थियोफाइलिन, साल्बिटामोल, ईटोफाइलिन, डेरिफाइलिन, ये सब क्या होता है, अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको ओवरकम करती हैं, अस्थमा के लिए यूज होती हैं, ठीक है। इसके बाद एंड्रोजन्स हार्मोन होते हैं, टेस्टिस और एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, ये पुरुष के अंदर द्वितीय पुरुष लक्षण एवं प्रोटीन निर्माण हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। अगर किसके एंड्रोजन हार्मोन जो है वो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, किसी के और एंड्रोजन हार्मोन बनता है किसके अंदर है, मेल के अंदर बनता है, क्योंकि उसमें क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो उसके लिए ये यूज हो सकती हैं, जो एंड्रोजन ड्रग होती हैं वो उन पुरुषों के लिए यूज हो सकती हैं। इसके बाद देखिए एंटी प्यूरेटिक्स, ठीक है। एंटी प्यूरेटिक्स ड्रग जो होती हैं वे औषधियाँ जो खुजली से आराम दिलाती हैं, जैसे एबिल, ठीक है, एंटी प्यूरेटिक्स ड्रग्स कहते हैं। इसके बाद एंटीसेप्टिक ड्रग, तो सेप्टिक को रोकने एवं जीवाणु की वृद्धि को रोकने हेतु जो औषधियाँ प्रयोग में आती हैं उनको एंटीसेप्टिक ड्रग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मतलब जीवाणु को रोकने के लिए। इसके बाद देखिए एस्ट्रीजेंट ड्रग जो होती है वे औषधियाँ जो स्रावों को रोकती हैं, जैसे एट्रोपिन और इंजेक्शन, ठीक है, जो एस्ट्रीजेंट ड्रग बोलते हैं। जैसे कहीं से अगर आपको पस फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं पे आपका पानी भर गया है, पस भर गया है किसी शरीर में, उसको रोकने के लिए जो यूज होती हैं वो एट्रोपिन इंजेक्शन हम उसके यूज में ले सकते हैं। उसके बाद देखिए एंटी फाइलोजिस्टिक ड्रग्स, ठीक है, या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो सूजन को बढ़ाने से रोकने वाली औषधि जो होती हैं, जैसे ब्रोफिन। इसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो ट्यूबरकुलर से समझ में आ रहा है टीबी को रोकने वाली, तो टीबी को रोकने वाली औषधियाँ जो होती हैं, जैसे इथैम्ब्यूटोल और रिफेम्पिसिन, ये आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं जो टीबी में दी जाती हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती है। इसके बाद एंटी रूमेटिक ड्रग, तो अर्थराइटिस के उपचार में होने वाली दवाइयाँ जो होती हैं उनको एंटी रूमेटिक ड्रग कहते हैं। तो रूमेटिक जो होता है वो अर्थराइटिस से रिलेटेड होता है, ये सभी को पता है। उसमें यूज होने वाली जो ड्रग होते हैं उनको हम एंटी रूमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, और ये अर्थराइटिस वाले पेशेंट में यूज होती है, ठीक। इसके बाद जो है आपका बिटर ड्रग क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक रूप से कड़वे स्वाद वाले होते हैं, उनसे लार का स्राव बढ़ाने के लिए बिटर ड्रग का यूज होता है। इसके बाद ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं, देखिए ब्रोंको का डायलेटर करने वाली दवाइयाँ जैसे साल्बिटामोल, थियोफाइलिन, ये सब क्या होती हैं, ब्रोंको डायलेटर होती हैं, जो ब्रोंकाई को डायलेट करती हैं, ठीक। इसके बाद ऑक्सीटोसिन, तो गर्भाशय का कॉन्ट्रैक्शन में सहायता करती हैं और आपको इंडक्शन ऑफ लेबर में भी हेल्प करती हैं, जिनको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करती है, मेनली कॉन्ट्रैक्शन में सहायता करती है। अगर दूसरे पार्ट में अगर कॉम्प्लिकेशन में उसे यूज करेंगे तो वो यूट्रस के सर्विक्स के डायलेटेशन में भी यूज होती है, ठीक। इसके बाद देखिए कार्मिनेटिव ड्रग जो होती हैं ये स्टमक एवं इंटेस्टाइन से गैस को बाहर निकालती हैं, जैसे पिपरामेंट, इलायची आदि कार्मिनेटिव ड्रग बोलते हैं इसे।
सेडेटिव ड्रग शारीरिक गतिविधियों को घटाने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे डायजेपाम, मतलब ये बेहोश करने के काम आती हैं। सेडेटिव, सडेशन करने के काम, ठीक है, सेडेटिव इसका नाम है, तो सडेशन करने के नाम, जो अगर किसी को बेहोश करना है, किसी को जो है वो अनकॉन्शियस करना है, तो उसमें सेडेटिव ड्रग यूज होती हैं। फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग क्या होंगे, तो ओसीडी के मुख्य स्वरूप इस प्रकार हैं, जैसे सॉलिड फॉर्म होगा, लिक्विड फॉर्म होगा, गैसियस फॉर्म होगा, इंजेक्शन फॉर्म होगा। मतलब फॉर्म्स का मतलब ये इस फॉर्म में आएंगी, मतलब इस तरीके से आपको मिलेंगी। टैबलेट फॉर्म में मिलेगी तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगी, इंजेक्शन फॉर्म में मिलेगी तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। जैसा आप ऑक्सीजन दे रहे हो किसी पेशेंट को, या गैस के द्वारा किसी कोई एग्जामिनेशन कर रहे हो तो गैस के फॉर्म में भी मिलेगी, इंजेक्शन के फॉर्म में भी मिलेगी, लिक्विड के फॉर्म में भी मिलेगी, और सिरप के फॉर्म में भी मिलेगी। ये सब क्या है, इसकी फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स मतलब इसके स्वरूप हैं कि कौन कौन से स्वरूप में आपको मिल सकती है। इसके बाद देखिए सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में गोलियां, कैप्सूल, पाउडर, मल्लम, ये मिलेंगे आपको। लिक्विड फॉर्म की बात करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन, सिरप, मिक्सचर, ये मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए गैसियस फॉर्म की बात करेंगे तो ऑक्सीजन और इनहेलर मिलेंगे। इनहेलर आपके अस्थमा में यूज होता है, ऑक्सीजन आपके रेस्पिरेटरी डिजीज में यूज होता है। इंजेक्शन फॉर्म की बात करेंगे तो एम्प्यूल मिलेंगे, वायल मिलेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग क्या होंगे, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग की बात करेंगे तो स्थानीय प्रभाव, शारीरिक प्रभाव व लाक्षणिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। उसके बाद कुछ दवाइयाँ पेट में जलन उत्पन्न कर देती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इससे नुकसान क्या है, कुछ दवाइयाँ विपरीत प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। यदि दवाइयों की खुराक ज़्यादा ले ली जाए तो घातक सिद्ध हो सकती हैं, उससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। कुछ दवाइयों को अन्य दवाइयों के साथ मिलाने पर उसकी प्रभावशीलता अधिक हो जाती है, मतलब वैसे वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन आपने 2 या 3 दवाइयाँ एक साथ ले ली हैं तो उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर वो अपना असर ज़्यादा दिखा सकती हैं और आपको हानि पहुँचा सकती हैं। तो अब बात करते हैं हम एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स इन मेडिकेशंस, मतलब जो डॉक्टर शॉर्ट में लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको कितने टाइम वो दवाई देनी है, कब कब देनी है, कितनी बार देनी है, इसके बारे में हम देखेंगे डॉक्टर लैंग्वेज में। तो देखिए एसी का मतलब होता है एंटी क्यूबम, भोजन से पहले। एसी का मतलब है कि हमें ये दवाई जो है वो भोजन से पहले देनी है। इसके बाद पीसी का मतलब होता है पोस्ट सीबम का मतलब होता है भोजन के बाद में, ठीक। इसके बाद एएम मतलब एंटी मेडियन, तो दोपहर के पूर्व, दोपहर से पहले ये दवाई देनी है आपको। पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन मतलब दोपहर के बाद। एएम मतलब एंटी मेरिडियन, दोपहर के पहले। पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियन, दोपहर के बाद। ALT डॉट डाई का मतलब होता है अल्टरनेट डाइबर्स मतलब एक दिन देनी है और एक दिन नहीं देनी है, एक दिन छोड़ के दवाई देनी है। इसके बाद देखिए OM का मतलब होता है ओमनीमैन मतलब प्रत्येक सुबह। OM का मतलब होता है आपको हर सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये मेडिसिन आपको देनी है। इसके बाद होता है OD का मतलब होता है दिन में एक बार। ओमनी डाई, इसकी फुल फॉर्म होती है ओमनी डाई, दिन में एक बार देनी है। ON का मतलब होता है ओमनी नॉक्ट का मतलब होता है रोज़ रात को देनी है। अगर ON लिखा हुआ है तो आपको डेली रात को देनी है। HS का मतलब होता है होरा सैमनी का मतलब होता है सोते समय। मतलब ये जो ON है ये आपको रोज़ रात में देनी है, आप किसी भी टाइम दे सकते हैं खाना खाने के बाद, लेकिन जब आप सोने जा रहे हो तब आपको HS मतलब होरा सोमनी, ये आपको सोते समय देनी है। HN का मतलब होता है हैक नॉक्ट, आज रात को देनी है, ठीक। आज रात के लिए मतलब डॉक्टर के पास गए आप और डॉक्टर ने बोला कि आज रात को सिर्फ आपको ये गोली देनी है, तो उसके लिए आपको HN का वो इंडिकेशन करेंगे। CM का मतलब होता है क्रासमैन, कल सुबह को देनी है। PRN का मतलब होता है प्रोरीनेटा, ठीक, प्रोरीनेटा, जब आवश्यकता हो तब देनी है। PRN का मतलब जब आपको ज़रूरत हो तब हो। SOS का मतलब होता है साइयोपसाइट, ठीक है। साइयोपसाइट का मतलब होता है आपात अवस्था में। SOS मतलब ज़रूरत हो तब दो। जैसा अभी आपको पेट में दर्द हो गया, आपने दवाई ले ली, नहीं हुआ तो नहीं ली, ज़रूरत के स्थान पे देनी है तो SOS। BD और BID का मतलब एक ही होता है, बिड्स इन डाई का मतलब होता है दिन में 2 बार देनी है, सुबह को और शाम को। TID या TDS दोनों एक ही चीज़ होती हैं, TID या TDS। तो TDS या TID है तो आपको टर इन डाई, इसका फुल फॉर्म होगी टर इन डाई, और ये दिन में 3 बार देनी है, सुबह दोपहर शाम। स्टेट का मतलब होता है स्टेटियम का मतलब तत्काल, तुरंत, जैसे ही डॉक्टर ने बोला इसको दवाई दे दो, आपको तुरंत वो दवाई देनी है। इसका मतलब रैप का मतलब होता है रिपीट, ठीक। रिपीट मतलब फिर से दे दो, अगर आपने अभी कोई दवाई दी है उसका कोई इफेक्ट नहीं आया तो आप फिर से वो दवाई रिपीट कर सकते हैं। HE का मतलब होता है होरा मतलब घंटा, हर एक घंटे में आपको देनी है। C का मतलब होता है क्वैक, प्रत्येक, ठीक, सबको देनी है, जितने भी लोग हैं सबको देनी है। QID का मतलब होता है क्वैड इन डाई, दिन में 4 बार देनी है। QID मतलब क्वैड इन डाई, ये आपको दिन में 4 बार देनी है।
इसके बाद देखिए औषधि के स्वरूप के बोर में उपयोग में लिए जाने वाले संक्षिप्त रूप क्या क्या हैं। तो एक्यू एक्वा जल में देनी है, एक्यू डॉट डिस्टिल तो ये होता है एक्वा डिस्टिल, तो इसको संगहित जल में देनी है, मतलब जो आपका स्टेराइल वाटर है उसमें देनी है। COMP डॉट का मतलब होता है कंपोजियम, कंपोजियम का मतलब होता है यौगिक बना के देनी है। DIL का मतलब होता है डाइल्यूट, मतलब आपका पाउडर फॉर्म आएगा तो उसको आपको डाइल्यूट करके देना है। FL डॉट का मतलब होता है फ्लूडियम, मतलब द्रव्य रूप में देनी है। लिक्विड LI का मतलब होता है लिक्वर, मतलब तरल पदार्थ के रूप में देनी है। LOT का मतलब होता है लोटियो, लोटियो मतलब लोशन के रूप में देनी है। ये कुछ एब्रीविएशंस हैं। ये एब्रीविएशन जो आपको इस तरीके से देना है। AQ अगर आपका डॉट है तो इसका मतलब आपको जल के साथ देनी है। AQ डिस्टिल है तो इसका मतलब है संघहित जल के साथ, मतलब जो डिस्टिल वाटर होता है, स्टेराइल वाटर होता है उसके साथ में देनी है। ठीक है। COMP लिखा हुआ है तो यौगिक बना के देनी है। डाइल्यूट लिखा हुआ है तो डाइल्यूट करके देनी है। दवाई किसी के साथ में दूध के साथ डाइल्यूट करके दे सकते हैं, पानी के साथ दे सकते हैं, जैसे भी आपको डॉक्टर लोग बोलेंगे। FL डॉट का मतलब होता है फ्लूडियम, मतलब द्रव्य के रूप में देनी है। LIQ का मतलब होता है लिक्वर, मतलब तरल पदार्थ में देनी है। लोट का मतलब होता है लोशन, मतलब आपको ऑइंटमेंट लगाना है लोशन के रूप में। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखिए MIST डॉट का मतलब होता है मिक्सचर, मतलब आपको किसी चीज़ में मिक्स करके देनी है। O.L का मतलब होता है ओलियम, मतलब तेलीय रूप में देनी है। PIL डॉट का मतलब होता है पिल्यूला, तो गोली के रूप में देनी है। PULV डॉट का मतलब होता है पल्वस, पल्वस मतलब पाउडर के फॉर्म में या चूर्ण के फॉर्म में, चूरन के फॉर्म में देनी है। SR डॉट का मतलब होता है सीरट्स, मतलब सिरप के रूप में देनी है। SP डॉट का मतलब होता है स्प्रिटस, मतलब स्प्रिट के रूप में देनी है। UNG का मतलब होता है अनग्यूटम, मतलब मल्लम के रूप में देनी है। अनग्यूटम इंजेक्शन INJ डॉट का मतलब होता है इंजेक्शन, आपको इंजेक्शन फॉर्म में मेडिसिन देनी है। तो ये इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये उसको कैसे देनी है हिंदी में आपका इसका बाइफर्फिकेशन है। इसके बाद देखिए मात्रा के संबंध में उपयुक्त किए जाने वाले संक्षिप्त शब्द कौन से हैं। तो A.A का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक। A.A अगर डॉक्टर ने लिखा है तो मतलब आपको जितने भी वहाँ पे पेशेंट है सबको वो मेडिसिन देनी है। A.D का मतलब होता है तक, कब तक देनी है। C का मतलब होता है के साथ। C का मतलब होता है घन सेंटीमीटर। GR डॉट का मतलब होता है ग्रेन। इसके बाद GTT का मतलब होता है एक बूंद। M डॉट का मतलब होता है एक बूंद। KG का मतलब होता है किलोग्राम। MG डॉट का मतलब होता है मिलीग्राम। RX डॉट का मतलब होता है, आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद CM का मतलब, RX का मतलब होता है, मतलब डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो TX करके लिखते हैं, RX करके लिखते हैं, मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन के रूप में है, मतलब डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्राइब किया है वो आप ले लें, इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं, तो उसको RX या TX के से इंडिकेट करते हैं। CM का मतलब होता है सेंटीमीटर। GM का ग्राम। ML का मिलीलीटर। गर का गैगल, गरारा भी बोलते हैं। LB का मतलब पाउंड होता है। इसके बाद देखिए L डॉट का मतलब लीटर, और TSP का मतलब टी स्पून, चाय वाला चम्मच आपको लेनी है भर के। DR का मतलब होता है ड्रम, ड्रम, ठीक। ये इसके क्या हैं, ये इसके मीनिंग है, मीनिंग कह लीजिए या फिर इसके यूनिट्स हैं, ठीक। A का यूनिट, ये यूनिट्स हैं। इसके बाद देखिए आगे देखिए QID जो है आपको दिन में 4 बार लेनी है, जैसे आपको हर 6 घंटे में लेनी है। QID का मतलब होता है एवरी 6 आवर्स। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे के 4 स्लॉट उसमें बनेंगे। तो आपको 6 बजे लेनी है, 12 बजे लेनी है, फिर 6 बजे रात को लेनी है, फिर 6 बजे सुबह को लेनी है। इस तरीके से आपको 4 लेनी है। TDS का मतलब होता है 6 AM, 2 PM, 10 PM, मतलब दिन में 3 बार लेनी है। तो इसमें 8-8 घंटे के आपको 3 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। BID का मतलब होता है दिन में 2 बार, तो इसमें आपको 10 PM, 10 AM, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे AM होगा, यहाँ पे PM होगा। तो इस तरीके से आपको ये मेडिसिन लेनी है दिन में 2 बार। OD का मतलब होता है 2 बजे, ठीक, 2 बजे आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस एज पर प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक। पॉलिसी क्या है, मतलब मेडिसिन लेने की गाइडलाइन क्या है, कैसे आप, गवर्नमेंट कहती है कि इस तरीके से मेडिसिन आप लो, इस फॉर्म में लो, अपनी मर्जी से मत लो। तो देखिए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है यह सर्वाधिक सामान्य एवं सुविधाजनक मार्ग एक तरीका है। इसमें मुख्य मार्ग से दवा दी जाती है। ओरल आपको पता ही है, मुंह के द्वारा दी जाती है। इम्प्लांटेशन, देह ऊतकों में औषधियों को ठोस स्वरूप में निरूपित करना, ठीक, इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन मतलब आपके बॉडी के कोई पार्ट हटा के आपने कोई नया पार्ट लगाया, आपने कहीं से स्किन हटाई, कहीं दूसरी जगह लगाई, या आपने बालों का इम्प्लांटेशन कराया, आपने कहीं और से बाल निकाले, अपने अपने जहाँ पे बाल नहीं आ रहे थे वहाँ पे लगा दिए, तो इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए
इमेसिरेशंस, इनेसिरेशंस औषधि के ठोस स्वरूपों को शरीर छिद्रों में प्रविष्ट कराना, ठीक, शरीर के ठोस स्वरूपों को शरीर छिद्रों में प्रविष्ट कराना। अगर कोई बाहर से मेडिसिन है उसको आप अपने बॉडी में डाल रहे हैं सिरिंज के द्वारा या किसी और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसको इंसिनरेशंस कहते हैं। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी औषधि जो जीभ के नीचे रखी जाती हैं, जो आप जीभ के नीचे रख के डाइल्यूट कराते हैं, जैसे कि आपका एम्लोडेपिन है, ठीक है, वो बीपी को डाउन करने के लिए होती है, तो उनको हम सबलिंगुअली देते हैं। सबलिंगुअली का मतलब होता है जीभ के नीचे किसी भी मेडिसिन को रखना। इनहेलेशन, सांस के द्वारा औषधि को इनहेल करना, जैसे अस्थमा वाले मरीज को हम इनहेलर देते हैं, तो हम सांस के द्वारा उसको गैस फॉर्म रूम में लेते हैं, उसको इनहेलेशन कहते हैं। इंस्टिलेशंस, बूंद बूंद करके आंखों एवं कानों में दवाई डालना, उसको इंस्टिलेशन कहते हैं। जब आप बूंद बूंद करके आंखों में या कान में दवाई डालते हैं तो उसको इंस्टिलेशन कहते हैं। इनक्शन, मल्लम या तेल के रूप में मालिश करना, इसको हम क्या कहेंगे, इनक्शन कहेंगे। इंसुफिलेशन, इंसुफिलेशन का मतलब होता है खुले जख्म पर वायु, गैस या पाउडर के रूप में औषधि फूकना या उसको लेप करना, इसको इंसफिलेशन कहते हैं। इसके बाद पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके में निडल का उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रूट होते हैं, जैसे कि आपका इंट्रामस्कुलर हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, एपिडर्मिस हो गया, इंट्रावीनस हो गया, इंट्रा आर्टेरियल हो गया, इंट्रा पेरिटोनियल हो गया, इंट्रा स्पाइनल, इंट्रा ओसियस, इंट्रा कार्डियक। ये आपके रूट हैं। किसके रूट हैं, पेरेंट्रल के रूट हैं। इंट्रामस्कुलर मतलब आईएम, ठीक। सबक्यूटेनियस आपको पता ही है कि सबक्यूटेनियस जो है 15 एंगल पे दिया जाता है, सॉरी 45 एंगल पे दिया जाता है। और इसके बाद एपिडर्मिस और इंट्राडर्मल जो है वो आई भी देते हैं 90 से 45 डिग्री पे। इंट्रावीनस आपको वेन में दिया जाता है। इंट्रा आर्टेरियल आर्टरीज में देते हैं। इंट्रा पेरिटोनियल पेरिटोनियम कैविटी में देते हैं। इंट्रा स्पाइनल आपकी रीढ़ की हड्डी में देते हैं। इंट्रा ओसियस बोन इंजेक्शन होता है। इंट्रा कार्डियक आप उसको हार्ट में यूज़ करते हैं। इस तरीके से देखिए सेफ्टी मेजर क्या है, आपको कोई भी मेडिसिन देने से पहले 5 सेफ्टी मेजर जो होते हैं उनको अच्छे से चेक करना है, ठीक है। तो राइट्स के पालन से दवाइयाँ सुरक्षित रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है। तो आपको 5 तरीके से उसको पहले इंश्योर करना है मेडिसिन देने से पहले। वो 5 चीज़ें क्या है इंश्योर करने के लिए, तो देखिए राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट मेथड। ये 5 चीज़ें आपको इंश्योर करनी है किसी भी प्रकार की मेडिसिन देने से पहले। क्या क्या इंश्योर करनी है, तो देखिए आपको सही पेशेंट चुनना है, सही दवाई चुननी है जो डॉक्टर ने लिखी है, फिर सही डोज चुननी है। ऐसा नहीं है कि उसने 500 mg लिखी है आपने 150 mg दे दी, या फिर उसने डॉक्टर ने 150 mg प्रिस्क्राइब की है आपने 500 mg दे दी, ऐसा नहीं करना है। राइट टाइम देखना है, आप सुबह को देनी थी लेकिन आपने शाम को दे दी, शाम को देनी थी तो आपने सुबह को ही दे दी अपना काम कम करने के लिए, ऐसा भी नहीं करना है। जो उसका सही टाइम है उसी टाइम पे देना है। राइट मेथड का मतलब होता है कि आपको सही तरीके से देना है। अगर आपको मुंह में खाने के लिए बोला गया है तो मुंह में दीजिए, और अगर आपको लेप करने के लिए बोला गया है तो लेप करने के लिए दीजिए। इस तरीके से आपको सही तरीके से देनी है। पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, पॉलिसी एंड रेगुलेशन की बात करेंगे तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, देश में दवाइयाँ संबंधित नीति, नियम एवं गुणवत्ता हेतु कार्य करता है। इसके कार्य निम्न प्रकार से हैं। ये CDSCO जो है ये आपके दवाइयों की देख रेख का, उसकी गुणवत्ता का, वो ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है जनता के लिए, इसी चीज़ को चेक करने का काम करता है। तो यह औषधि को लाइसेंस कब बनाता है, मतलब अगर किसी ने कोई औषधि बनाई है तो उसको जो लाइसेंस देगा वो आपका CDSCO देगा। नई दवाइयों का निर्माण करवाता है, आयात की अनुमति देता है, मतलब वो चेक करने के बाद पूरा आपका चेक करने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो सही होती है तो वो उसको आयात करने की अनुमति दे देता है, मतलब कि अब आप इसको मार्केट में लेकर आ सकते हो, इस तरीके से वो बोल सकता है। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना, ठीक। ये प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर, ऐसा नहीं है कि शुरू में तो उन्होंने अच्छी दवाइयाँ बना दी, बाद में उन्होंने उसमें मिलावट कर दिया, तो वो उस चीज़ का भी ध्यान रखता है। सरकारी अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों के लिए औषधि आयात की अनुमति देता है, हानिकारक दवाइयों पर रोक लगाता है। ये आपका कौन करता है, CDSCO, ठीक है। CDSCO जो है आपकी इतनी सारी चीज़ों पर देख रेख करता है दवाइयों का, मतलब आपके पास जो हर एक दवाई आ रही है वो चेक होने के बाद आ रही है, ये आप इंश्योर रहिए। इसके बाद देखिए प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड ऑर्डर्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो यह एक निश्चित प्रारूप फोल्डर होता है, यह लिखित में होता है,
इसमें नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मियाँ जो कि एक निश्चित नाम वाली दवाई रोगी को देना एवं वितरित करने का अधिकार देता है। प्रोटोकॉल का मतलब है कि पहले आपको डॉक्टर से लिखवाना है प्रॉपर, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट के बीमारी के अकॉर्डिंग वही आपको पेशेंट को देना है, और वो लिखित में होना चाहिए। अपने मन से आप कोई भी दवाई पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, ये इसका प्रोटोकॉल है। स्टैंडर्ड क्वाडर्स क्या होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वाडर्स की बात करें तो यह ऐसे दिशा निर्देश हैं जिनके आधार पर डॉक्टर्स की अनुपस्थिति में नर्स या स्वास्थ्य कर्मी रोगों को घर, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सालय या समुदाय में उपचार प्रदान कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा कोई इमरजेंसी है, ठीक, ऐसी कोई इमरजेंसी है कि आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने मेडिसिन नहीं दी तो पेशेंट के मरने के चांसेस हैं, उस कंडीशन में आप जो है वो डॉक्टर की अनुपस्थिति में रोगी को स्टेबल रखने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं। इसके बाद देखिए कैलकुलेशन ऑफ ड्रग क्या होता है। तो एएनएम को दवाई के डोज के बारे में पूरी जानकारी देना चाहिए। एक बार में दी जाने वाली मात्राओं को डोज कहते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को क्या करना है, मरीज़ को पहले बताना है उसकी कितनी डोज लगेंगी, कौन सी दवाई लग रही है, कौन से रूट से लग रही है, किस लिए लग रही है, किस बीमारी के लिए लग रही है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पेशेंट को एक बार दवाई दी है, डॉक्टर ने बोला है कि टीआईडी देनी है, बीआईडी देनी है, मतलब दिन में 2 बार देनी है, 3 बार देनी है, लेकिन उसमें से अगर आपने एक बार दे दी है तो उसको हम एक डोज बोलते हैं। डोज को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो देखिए उम्र है, वजन है, जेंडर है, बीमारी की तीव्रता है, सहनशीलता एवं अभ्यासता है, औषधि का मार्ग है। ये प्रभावित करने वाले कारक हैं किसको, डोज को। मतलब आप अब बच्चा है तो उसको 5 mg या 500 mg की मेडिसिन देंगे तो उसको वो ज़्यादा हो जाएगी और उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे कोई बड़ा है, एडल्ट है, अगर उसको आप 200 mg की मेडिसिन दे दोगे तो उसकी बॉडी पे वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, उसको आपको 500 mg की मेडिसिन देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको उम्र के हिसाब से वज़न का और वज़न के हिसाब से डोज का चयन करना है कि कितनी दवाई उसको देनी है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ डोज क्या है, तो देखिए 1 टीस्पून जो बोलते हैं वो 5 ml को बोलते हैं, 1 टेबल स्पून 15 ml को बोलते हैं, 1 कप 150 ml को बोलते हैं, 1 गिलास 200 ml को बोलते हैं, 1 लीटर 1000 ml को बोलते हैं, 1 मिलीग्राम 1000 माइक्रोग्राम को बोलते हैं, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम को बोलते हैं, और 1 किलोग्राम 1000 ग्राम को बोलते हैं। ये मेजरमेंट होता है डोज का। एक टीस्पून डॉक्टर ने बोला है तो मतलब 5 ml देना है, 1 टेबल स्पून बोला है तो मतलब 15 ml देना है। इसी तरीके से ये सारे मेजरमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके बाद देखिए हाउ टू मेजर ऑफ द डोज, आप डोज को मेजर कैसे करेंगे, मतलब कैसे नापेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द यंग्स रूल्स, ठीक। यंग एक साइंटिस्ट थे, उनके रूल के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो 1 ईयर से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अगर आपका बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो उसके लिए दवाई की मात्रा इजिकल टू बच्चे की उम्र वर्षों में, मतलब आपको क्या करनी है, बच्चे की उम्र वर्षों में लिखनी है, बटे बच्चे की वर्षों में उम्र प्लस 12। ऊपर क्या लिखना है, आपके बच्चे की उम्र लिखनी है वर्षों में, और नीचे क्या लिखना है, बच्चे की उम्र वर्षों में लिखनी है और उसमें 12 प्लस करना है। इंटू मतलब गुणा, वयस्क मात्रा लिखनी है। वयस्क मात्रा मतलब डोज की मात्रा लिखनी है, डोज कितनी देनी है, उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू द क्लार्क्स रूल, अब ये क्लार्क्स का रूल है, क्लार्क्स भी एक साइंटिस्ट थे, उनके रूल के अकॉर्डिंग कैसे हैं, तो दवाई की मात्रा लेनी है इजिकल टू बच्चे का वजन लेना है आपको पाउंड में, बटे 150 करना है, और इंटू ऑडिट डोज करना है। जितनी भी डोज डॉक्टर ने एडिट करने के लिए बोली है वो आपको करनी है। यह नियम सभी उम्र के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो क्लर्क्स का नियम है वो सारे बच्चों के लिए, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, सभी के लिए ये नियम देखा जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एडल्ट की डोज 1 ग्राम है, 3 ईयर का बच्चा है, तो हम उसको कैसे करेंगे, पहले बच्चे की एज लिखेंगे, फिर बटे में एज प्लस 12 करेंगे इंटू एडल्ट डोज। तो देखिए 3 साल बच्चे की एज है तो 3 प्लस 12 हो गया इजिकल टू 1 ग्राम हो गया। 1 ग्राम कितनी है आपकी डोज, तो देखिए 3/15 भाई 12 और 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा इंटू 1 ग्राम। अब 1 ग्राम को क्या करेंगे हम उसमें अगर हम इसको काटेंगे तो 3 पंजे 15 होते हैं, 1/5 हो गया इजिकल टू आपका एक यहाँ पे आएगा तो 1 का आप गुणा भाग कर नहीं सकते, तो अगर आप 5 को 1 से करेंगे भाग, ठीक है। देखिए 3 प्लस 12 15 हो गया
यहाँ पे 3 हो गया इंटू 1 हो गया, 1 ग्राम हो गया। तो 3 को जब हमने 15 से काटा तो 5 बार गया, तो यहाँ पे आपका 1/5 आ गया इंटू 1 आ गया, ठीक, 1 ये वाला आ जाएगा। तो 5 को जब आप 1 से भाग करेंगे तो आपका 0.2 ग्राम आएगा। तो आपको 3 साल के बच्चे को जो डोज देनी है वो 0.2 ग्राम यहाँ पर देनी है। अब 0.2 ग्राम को हम मिलीग्राम में चेंज करेंगे, तो देखिए आपको पता है 1 मिलीग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 0.2 इंटू 1000 मिलीग्राम तो इजिकल टू 200 मिलीग्राम का ये डोज आपकी हो जाएगी। आपको टोटल देना है आपको 200 मिलीग्राम। इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट करेंगे। थैंक यू सो मच।